गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। सचिवालय के कारण ही महासभा तथा सुरक्षा परिषद समय समय पर मिलने वाली संस्था मात्र न रहकर एक स्थायी संगठन बन पाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य शक्ति का वह केंद्र है जिसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में संचार तथा समन्वय असंभव है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रशासनिक यंत्र माना जाता है और किसी भी संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने तथा विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित करने के लिए एक सचिवालय अर्थात सेक्रेटेरिएट रूपी प्रशासनिक यंत्र का होना अनिवार्य है। यह संगठन को क्रियाशील ही नहीं बनाता बल्कि उसमें स्थायित्व तथा निरंतरता भी लाता है। राष्ट्रीय सरकारों में सचिवालय की आवश्यकता को लंबे समय से अनुभव किया जा रहा है और लगभग 2300 वर्ष पूर्व चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल रखने के लिए एक सचिवालय के महत्व पर प्रकाश डाला था। 1919 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के समय ही सचिवालय के महत्व को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रसंघ का अपना स्थायी सचिवालय था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने भी इस पुराने अनुभव से लाभ उठाया तथा कुछ सुधारों के साथ सचिवालय को एक मुख्य अंग के रूप में अपना लिया। आज सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। गुड स्पीड का कथन है या गुड स्पीड ने कहा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना हो। गुड स्पीड्स के अनुसार गुड स्पीड्स का कथन है, गुड स्पीड ने कहा कि महासचिव को कुछ ऐसे अधिकारों तथा दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है जो कि राष्ट्रसंघ के महासचिव के पास नहीं थे। चार्ल्स स्लीचर के शब्दों में यह सचिवालय ही है जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, महासभा तथा सुरक्षा परिषद की समय समय पर होने वाली सभाएं मात्र न होकर एक स्थायी संगठन बन गया है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु है। अब हम बात करते हैं इसके संगठन की। सचिवालय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्रेटेरिएट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 15वें अध्याय अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक में सचिवालय के संगठन का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, किस प्रकार से ये संगठन का गठन किया गया है, कैसे निर्माण किया गया, कैसे इसकी रचना है, कैसे इसकी नियुक्तियां की जाती हैं, ये सारी हम बातों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रचना के ऊपर, कंपोजिशन। सचिवालय में एक महासचिव तथा आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारी वर्ग होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है कि सचिवालय में एक महासचिव तथा आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारी वर्ग होगा। आजकल सचिवालय के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषा अनुवादक, द्विभाषिक व बहुभाषिक, प्रशासक, संपादक, विधिवेता, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, आणविक विशेषज्ञ, सेना विशेषज्ञ आदि मुख्य हैं। यानी हर प्रकार का जो कार्य किया जाता है उसी से संबंधित कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नियुक्तियों की, अपॉइंटमेंट्स की। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। ये लिखा गया अनुच्छेद 97 में, यानी आर्टिकल 97 ऑफ द यूएन चार्टर। ये कहता है कि द सेक्रेटरी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अन्य कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव द्वारा उन नियमों के अनुसार की जाएगी जो समय समय पर या साधारण सभा द्वारा बनाए जाएंगे। ये लिखा गया है अनुच्छेद 101 में। यानी हमने बात की थी कि 97 से लेकर 101 तक सचिवालय के संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इन कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। ये नियुक्तियां
योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। कार्यकुशलता तथा ईमानदारी को नियुक्ति का मुख्य आधार बनाया जाए। नियुक्तियां करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भर्ती अधिक से अधिक विस्तृत भौगोलिक आधार पर हो। हम बात करते हैं कर्मचारी वर्ग की वफादारी की। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कर्मचारियों का संबंध भिन्न भिन्न राष्ट्रों से होगा, परंतु चार्टर इन सभी कर्मचारियों से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति वफादार रहने की आशा करता है। इस आशय से अनुच्छेद 100 और धारा 1 में ये शब्द अंकित है कि अपने कर्तव्य के निर्वाह में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी किसी सरकार से या संघ से बाहर किसी अन्य अधिकारी से निर्देश नहीं लेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हैं और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति वफादार हैं। चार्टर सभी सदस्य राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे महासचिव तथा अन्य कर्मचारियों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का आदर करें तथा उन्हें उनके उत्तरदायित्वों के निर्माण में या निर्वाह में प्रभावित करने का प्रयत्न करें। राष्ट्रसंघ के कार्यकाल में सचिवालय के कर्मचारियों के संघ के प्रति वफादारी के विषय में प्राय संदेह प्रकट किए जाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया था कि कैसे सचिवालय की स्थापना पर सर्वसहमति हो गई जो न केवल राष्ट्रीय दबावों से मुक्त हो बल्कि जिसके कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र हो। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय एक स्वतंत्र सचिवालय है जो राष्ट्रीय सरकारों के दबावों से मुक्त है और जो इसके कर्मचारी हैं उनको वे सभी विशेषाधिकार व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और करवाई जा रही हैं जो इस प्रकार की निष्पक्ष व स्वतंत्र भूमिका के लिए अनिवार्य होंगी। हम बात करते हैं सचिवालय का विभागीकरण की। डिपार्टमेंट्स इन सेक्रेटरीट। प्रत्येक सचिवालय को प्रशासनिक कार्यकुशलता के उद्देश्य से कई विभागों में बांटा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में 8 विभाग हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आर्थिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका संबंध आर्थिक मामलों से है। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल अफेयर्स, जिसका संबंध सामाजिक मामलों से है। तीसरे नंबर पर आता है न्यास व्यवस्था, ट्रस्टीशिप एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जो संरक्षण परिषद तथा पराधीन देशों से संबंध रखता है। चौथे नंबर पर आता है सुरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अफेयर्स, जो सुरक्षा परिषद के सुरक्षा संबंधी मामलों को देखता है। हम बात करते हैं 5वें नंबर पर प्रशासकीय विभाग की, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक व वित्तीय सेवाओं से संबंध रखता है। छठे नंबर पर आता है सम्मेलन व सामान्य विभाग, जो सामान्य सेवाओं तथा सम्मेलन आदि से संबंधित है। हम बात करते हैं 7वें नंबर पर सार्वजनिक सूचना विभाग की, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। यह विभाग जनसंपर्क तथा जन सूचना के संबंध रखता है। और 8वें नंबर पर है विधि विभाग, लीगल डिपार्टमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानून संबंधी कार्य करता है। हर विभाग का अध्यक्ष एक सह महासचिव होता है जिस पर महासभा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। महासचिव के कार्यभार को हल्का करने के लिए एक कार्यकारी सहायक और तकनीकी सहायक प्रशासक तथा 7 अवर सचिवों की भी व्यवस्था है। कार्यकारी कार्यालय, विधि कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय आदि अनेक कार्यालय महासचिव को सीधे सहायता देते हैं। जैसा कि शूमैन के अनुसार 1953 में सचिवालय के मुख्यालय में 3000 कर्मचारी सेवारत थे, जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 2/3 खर्च होता था। 1992 में यह संख्या बढ़कर 5000 हो गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का प्रमुख भाग आज भी सचिवालय को बनाए रखने पर खर्च हो रहा है। सदस्य राष्ट्रों के वित्तीय योगदान से संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है तथा पिछले कुछ वर्षों से सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा न कर पाने के कारण सचिवालय पर छटनी के बादल छाए हुए हैं। नए महासचिव डॉक्टर बीबी घाली ने
जनवरी 1992 में पद संभालने के बाद सचिवालय में विभिन्न सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों में अनावश्यक कर्मचारियों की छंटनी भी मुख्य है। 1953 में सचिवालय के स्टाफ 7 राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जो 1985 में 146 राष्ट्रों का हो गया था और निसंदेह इसके कर्मचारियों का विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय आधार है। परंतु पहले की भांति आज भी अमेरिका के नागरिकों की अधिकता है और सचिवालय के न्यूयॉर्क तथा जिनेवा स्थित कार्यालयों के अतिरिक्त विश्व के अनेक भागों में क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो अनेक प्रकार की सूचनाएं वे आंकड़े इकट्ठे करके अपने मुख्यालय में भेजते हैं। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के मुख्य कार्यों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल नहीं है, के लिए प्रशासनिक यंत्र अथवा कार्यालय का कार्य करता है। अलग अलग अंगों की विविध प्रकार की तकनीकी आवश्यकताएं हैं। किसी अंग को आंकड़ों की सूचनाओं की आवश्यकता है तो किसी को अनुवादकों की, कहीं सैनिक तथा आणविक विशेषज्ञ चाहिए तो कहीं लिपिक। सचिवालय द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैठकों के लिए सामग्री जुटाना, मटेरियल फॉर द मीटिंग्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की समय समय पर बैठकें होती हैं। इनमें साधारण सभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद की भी बैठकें सम्मिलित हैं। इन बैठकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अनुवाद, पुस्तकालय, लेखन, टाइपिंग, और इन सब के लिए सचिवालय क्रियाशील रहता है। दूसरे नंबर पर आता है आंकड़ों तथा सूचना का संग्रह, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा। सचिवालय के उपयुक्त कार्य से संबंधित एक अन्य कार्य है सूचना तथा आंकड़ों का संग्रह। इस कार्य को करने के लिए सचिवालय के विश्व के अनेक भागों में विभिन्न सूचना केंद्र हैं। इन आंकड़ों का संबंध प्राय उन समस्याओं से होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के पास विचाराधीन होती हैं। इन सूचनाओं तथा आंकड़ों की मदद से इन समस्याओं पर निर्णय करना संभव हो पाता है। सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन करने के पश्चात सचिवालय इन पर प्रतिपादन तैयार करता है तथा उस प्रतिपादन को संबद्ध अंगों को भेज दिया जाता है। सचिवालय के कुछ विषय जैसे कि मानवाधिकार, जनसंख्या समस्या, हाउसिंग समस्या, शहरीकरण, नशीले पदार्थ आदि पर प्रतिपादन उल्लेखनीय है। तीसरे नंबर पर हम कार्य की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पंजीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 102 द्वारा सचिवालय को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। यह है अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों का पंजीकरण करना और सचिवालय इनको प्रकाशित करवाता है। हम बात करते हैं चौथे नंबर के कार्य की, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का संग्रहीकरण तथा विकास। अंतर्राष्ट्रीय कानून वे नियम हैं जो विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों को निश्चित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व से संसार में इनकी मान्यता है। ये अलिखित तथा स्पष्ट रहे हैं। सचिवालय इनका संग्रह तथा इन्हें प्रकाशित करके इनके विकास का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। चौथे नंबर पर आता है तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के अंतर्गत जो पिछड़े हुए सदस्य राष्ट्र हैं उनको अनेक प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व भी ये निभाता है। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन के प्रोत्साहन से 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय ने विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने का जो कार्य शुरू किया था वह एक बड़े कार्यक्रम का रूप ले चुका है। छठे नंबर पर आता है समन्वय का कार्य, वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित कराने का महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। ये कार्य और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अंग तथा विशिष्ट अभिकरण आयोग तथा सूचना केंद्र संसार के अलग अलग भागों में कार्यरत हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं कूटनीतिक तथा राजनीतिक कार्यों की, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में कूटनीतिक तथा राजनीतिक कार्य भी सम्मिलित हैं और ये कार्य मुख्यतः महासचिव का है, जो विभिन्न विश्व समस्याओं के समाधान के लिए मध्यस्थ, बातचीत, वाद विवाद आदि कार्य करता है। इस प्रकार से आपने सचिवालय के जो कार्य देखे उनका एक विशेष स्वरूप है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मेल खाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई सरकार नहीं है, अतः इसके सचिवालय के कार्य राष्ट्रीय सरकारों के सचिवालयों की भांति
कानून लागू करने के कार्यकारी कार्यों से भिन्न है। अंत में हम निकोलस के शब्दों में लिखते हैं कि निकोलस के अनुसार सचिवालय के कार्यों में राष्ट्रीय लोक सेवाओं के विपरीत कार्यपालिका संबंधी कार्य की बहुत कम प्रतिशतता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कोई सरकार नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने सचिवालय के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। सचिवालय का संगठन, उसकी रचना, उसकी नियुक्तियां और उसके विभागीकरण और उसके कार्यों में अपने बैठकों के लिए सामग्री जुटाना, आंकड़ों तथा सूचना का संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संग्रहीकरण तथा विकास, तकनीकी सहायता प्रदान करना, समन्वय का कार्य करना तथा कूटनीति तथा राजनीतिक कार्यों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।